वो हो जाएगी। जैसे पिछली अपलोड होना। चलो मैं देखूँ। HTML और कस्टम। अच्छा, सर्वर ने हमें जैसे ये HTML उन्होंने रेंडर करके दिए, वो रेंडर करके सर्वर ने हमें सेंड करना शुरू कर। अब फिर हमें पता लगा कि भाई हमारे सिस्टम की एक स्पेसिफिक आईडी होनी चाहिए, वो है आईपी एड्रेस। अच्छा, अब वो आईपी एड्रेस कैसे है? 127.0.0, इस तरह चार हिस्सों में वो एड्रेस डिवाइड। अब एग्जैक्टली चार हिस्से क्या हैं ये तो नहीं मुझे आइडिया, क्योंकि मैं नेटवर्किंग इतनी नहीं पढ़ी, हमने एक सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। उसमें मुझे इतना पता है कि ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये है कि आपकी एंड डिवाइस के साथ कितने कनेक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अब हॉटस्पॉट मैंने ऑन किया है अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब मेरे हॉटस्पॉट के साथ अगर एक ही डिवाइस कनेक्ट है तो वो उस डिवाइस का नंबर ही है। कि अगर पहली 100 डिवाइस से कनेक्ट है तो वो 100 के दरमियान नंबर होगा, या कितना नंबर। ये जब नेटवर्किंग जो बहुत डीप पढ़ते हैं उनको आइडिया होता है कि पूरा कैसे चल। अच्छा, अब उसको मशीन मिल गई कि भाई मैंने सर्वर की इस मशीन के ऊपर जाना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि भाई जैसे अब फॉर एग्जांपल यही सर्वर मशीन जो लैपटॉप पर, अब वो इस सर्वर मशीन में ये सारी जो है वो चीज़ें ओपन है। इसमें हमारा टीएल ड्रॉ जो ड्राइंग कर रहे हैं वो भी आ गया, जो क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी आ गया, फिर गूगल क्रोम भी आ गया, कमांड प्रॉम्प्ट भी आ गया, पोस्टमैन भी आ गया, VS कोड भी आ गया। डिफरेंट चीज़ें हमारी ओपन। अब उस जो रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट को कैसे पता लगेगा कि मैंने किस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करना। अगर मेरे पर्सनल कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन एक से ज़्यादा एट ए टाइम एप्लीकेशन चल सकती है, तो सर्वर पे भी चल सकती है। सर्वर के पास तो इससे ज़्यादा रिसोर्सेज है, वो तो इससे ज़्यादा चला सकता है। तो अब वो उसको कैसे पता चलेगा? वो उसको पता चलेगा पोर्ट नंबर से। ये हमारी मशीन तक पहुंच गया, मशीन के बाद कॉलन और आगे पोर्ट नंबर है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट जेएस में 3000 आता है। अब वो बता रहा है कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन है वो 3000 पोर्ट पे चल रही है। हमारा जो सिस्टम है ना इसके अंदर टोटल है 65,535 या 37, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। वो बनती हैं 65,535, सॉरी 35 या 37, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि ये कितनी है, लेकिन इतनी पोर्ट्स 535 से 537 के दरमियान। एक मशीन में एक मशीन इतनी एप्लीकेशन चला सकती। लेकिन सर आप हमारा जो लैपटॉप है वो तो काइंड ऑफ थ्रेड्स वाली बात ही होगी, बिल्कुल सिंगल थ्रेड डबल थ्रेड। अच्छा, लैंग्वेजेस में तो सिंगल डबल आ जाता है, लेकिन चूंकि सिस्टम में सिंगल डबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर सिस्टम जितने भी हमारे सिस्टम है वो सारे एक टाइम पे इतनी एप्लीकेशन चला सकते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग इतने क्यों नहीं चला पा रहे, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज मौजूद हैं। और अगर हम सॉरी फोटोशॉप चला रहे हैं वो 8 GB रैम ले रहा है और हमारे सिस्टम में 8 GB है, तो उसके बाद वो अगला सॉफ्टवेयर नहीं चलाएगा, हैक कर। ये पोर्ट हमें हमारा CPU कर रहा है विद ऑपरेटिंग सिस्टम, कि वो मैक्सिमम CPU भी एक टाइम पे एक ही चलाता है। ये हमें मेनली जो प्रोवाइड करते हैं पोर्ट्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि वो कैसे डील कर। अच्छा, अब कुछ पोर्ट्स ऐसी हैं जो सिस्टम बाय डिफॉल्ट यूज कर, जैसे नेटवर्क कनेक्शन के लिए जो वाईफाई कार्ड लगा है वो एक पोर्ट यूज कर रहे हैं। फिर एक पोर्ट है 22, वो SSH के लिए यूज हो रही है। फिर इसी तरह कुछ कुछ पोर्ट्स हैं जो चल रही हैं।
फिर कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रही होती है, जैसे ये साथ में ये ग्रीन कलर में मुझे ये शो कर रहा है कि मेरी दोनों हार्ड डिस्क का टेम्परेचर क्या है इस वक्त। कैमरा का ऑप्शन आ गया, वीपीएन जो थी क्लाउड फ्लेयर उसका ऑप्शन आ गया, ऑडियो का ऑप्शन आ गया, ट्रैक पैड का ऑप्शन आ गया, जीपीयू का ऑप्शन आ गया। अब ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही है। अब जब ये चल रही है तो कुछ पोर्ट्स इन्होंने भी कवर की हुई। फिर जब हम लोग नेक्स्ट ईयर चलाते हैं वो 3000 पोर्ट पे चलता है। अगर हम लोग देखें नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट चलाकर, लोकल होस्ट 3000, तो ये वाली जो आपकी एप्लीकेशन है ये 3000 पे चल। अब अगर मैं अपनी इसी एप्लीकेशन को या किसी और एप्लीकेशन को हम लोग सर्वर पर चलाएं npm रन, क्योंकि हमारी जो क्लास 1 वाली है वो 3000 पे चल गई। अब मैंने जब दूसरा सर्वर ऑन किया तो उसने मुझे ये वार्निंग दी 3000 ऑलरेडी यूज है, इसलिए मैं 3001 पे जा रहा हूँ। अब अगर मैं कोई और नेक्स्ट पेज का सर्वर ऑन करूंगा वो 3000 से स्टार्ट करेगा, 3001, 3002, इसी तरह जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती 65,000। जो जहां तक उसको जो कोड फ्री मिलेगी उसके ऊपर ही एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो। अब उसने किस पे चलाई है 3001, अगली 3002, 3003, 3000। कोर्स श्योर हो गया कि दीदी एपीआई करनी है, एपीआई पढ़नी है, एपीआई नहीं, एपीआई हम लोगों ने इस क्वार्टर में नहीं पढ़ी, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो भी मेरे पास क्वेरीज आई थी, वो अभी हम ना थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ब्रेक में वही आज हमने डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हमें ये भी पता लग गया कि भाई इस आईपी पर इस एप्लीकेशन पे जाओ और रिक्वेस्ट करो। अब उस एप्लीकेशन के आगे डिफरेंट पोर्शन, डिफरेंट पेजेस हैं। अब किस पेज पर रिक्वेस्ट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल youtube.com कि इसके राउट पर जो भी इसका सर्वर है, फॉर एग्जांपल मैं यही मान के चल रहा हूँ कि youtube.com का ये सर्वर का एड्रेस है और ये उसकी पोर्ट नंबर। अब मैं कहता हूँ कि भाई youtube.com, अब ये उसका एक आगे पेज आ गया। अब इस पेज के ऊपर जो लॉजिक लगी है वो लॉजिक क्या है कि भाई अगर ये आए तो ये वाली एचटीएमएल रेंडर करो, क्योंकि सर्वर का काम क्या है अभी तक के लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल रिटर्न कर, रिक्वेस्ट आ रही है एचटीएमएल रिटर्न कर। अब उसको सर्वर क्लाइंट ने जब रिक्वेस्ट की तो उसको सर्वर मिल गया, सर्वर पे किस एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट करनी वो मिल गया। अब आगे हम उसका राउट डिफाइन करें, स्लैश फॉर एग्जांपल स्लैश नवीन। इसी तरह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट राउट्स डिफाइन कर देंगे।
इस तरह से हम लोग राउट डिफाइन करते हैं। अब इन राउट के ऊपर ना हमें खुद से कस्टम कंडीशन लगानी पड़ती है कि भाई अगर ये राउट आया है तो ये वाली HTML की फाइल एंटर कर, अगर ये राउट आया तो ये वाली HTML की फाइल एंटर कर, ये राउट आया तो ये वाली HTML की फाइल एंटर कर। वो कैसे? पाइथन क्लास सर्वर अगर लॉगिन है, अगर अगर राउट लॉगिन है, मेथड पोस्ट या गेट में से है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट और सिंपली ये रिटर्न। उस वक्त सर्वर का काम क्या था? अभी ये तो कस्टम लॉजिक लगाई है ना, उस वक्त सर्वर का काम था कि सिर्फ और सिर्फ HTML रिटर्न करो। उसमें सिंपल हम इफ कंडीशन लगाते थे कि अगर इफ राउट इससे मैच कर गया तो ये वाली HTML की फाइल रिटर्न कर, ये वाली HTML की फाइल रिटर्न कर। इसी तरह अगर हम लोग जाएं ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट गेट हेलो, तो अब उस वक्त हमें एक एक राउट के लिए डिफाइन करना पड़ता कि अगर ये राउट है तो ये रिस्पॉन्स सेंड करना है, ये राउट है तो ये रिस्पॉन्स सेंड करना है, ये राउट है तो ये रिस्पॉन्स सेंड करना है। वो HTML की फाइल रिटर्न करता था, ब्राउजर में आती थी, ब्राउजर उसको शो कर देता था, और इस तरह से हमारी वेबसाइट्स काम करती। फिर डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर्स ने किया कि हम थोड़ा सा काम करते हैं कि जो सिंपल हमारा काम, ऐसा ऐसा जैसे चीजें आने लग गई, सर्वर आने लग गए, दो तरह के सर्वर हो गए, कस्टम रिस्पॉन्स वाले या HTML वाले। उन्होंने कहा कि जो सिंपल हमारा HTML वाला है, क्यों ना हम उसको एक सर्वर बना दें स्टैंडर्ड, वही सारे यूज कर। तो वो उन्होंने बनाया इंजीनिक्स के नाम से। Nginx। अच्छा, इंजीनिक्स का क्या काम था? इंजीनिक्स का काम था कि हमने एक सर्वर बना दिया जो कि सिंपल HTML फाइल रिटर्न कर, सिर्फ उसका ये काम था। तो डेवलपर्स बहुत सारे बंदा ये सोचता कि सर जब उन्होंने सर्वर बनाया था कि सारी के लिए बना देते, लेकिन सारों के लिए बन नहीं सकता था। एक तो वो सर्वर हैवी बहुत हो जाना था, और दूसरा सारी रिक्वायरमेंट्स उस वक्त सोची नहीं जा सकती थी। जैसे शुरू शुरू में हमने जब लोग वेबसाइट इस्तेमाल करना शुरू की तो ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करते थे। आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू विद गूगल, एप्पल आ गया। फिर अब फोन नंबर के साथ आता है जी, फोन नंबर एंटर करते हैं वो OTP आ गया, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ गई। अब वर्सल वालों ने लॉगिन किया है कि सेंडिकेटर भी आ गए। अब तो वर्सल वालों ने किया है कि पासवर्ड लेस, सिर्फ आप ईमेल दो, हम आपको OTP सेंड करेंगे। वो OTP नहीं, OTP सेंड नहीं करेंगे, वो एक बटन देंगे, उस बटन के ऊपर क्लिक करो और आप वर्सल पे लॉग। कोई पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक ईमेल याद करो, उस पर हम आपको ईमेल सेंड कर देंगे, बटन वेरीफाई होगा। जैसे मैं अगर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, CLS वर्सल लॉगिन, सेंडिंग एन ईमेल, उसने मुझे ईमेल सेंड कर दी है। और ईमेल क्लासिकल जो भी वर्ड आ गया वही है, वेरीफाई, वेरीफाई ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड, यू आर नाउ लॉग्ड इन
इन ऑर्डर टू डिप्लॉय समथिंग। कोई पासवर्ड नहीं, कोई कुछ। तो इस तरह बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स अब आ रही हैं जो उस वक्त मौजूद नहीं थी। इसलिए एक तो सर्वर हम लोगों ने उस वक्त बनाया ही नहीं जो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर। दूसरा ये कि वो सर्वर बहुत हैवी हो जाता और उस सर्वर की फिर कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा आनी थी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ ईमेल पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी, मैं क्यों गूगल वाली ऑथेंटिकेशन को पे करूँ? क्योंकि अगर वो उन्होंने बनाया है वो तो चार्जेस लेंगे। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही बनाया कि हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे और उस कंडीशन पे ये होगा कि भाई जो हमारी HTML की फाइल आ रही है, हम उस जो आप राउट सेंड करोगे हम उसके अगेंस्ट आपको HTML की फाइल बना दें। अच्छा, अब इन्होंने स्टैंडर्ड क्या बनाया? इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया कि अगर आप जा रहे हो ना youtube.com पर, यानी बिल्कुल होम पेज फॉरवर्ड स्लैश पर, जिसे हम फॉरवर्ड स्लैश पे बोलते हैं, बिल्कुल होम पेज पर, इस होम पेज पे जो HTML फाइल आप भेजना चाह रहे हो, अब ये तो हमें इंजीनियर्स को, तब इंजीनियर्स ने कहा कि बिल्कुल होम पेज पर अगर आप कोई HTML फाइल भेजना चाह रहे हो तो उस फाइल का नाम रख दो index.html। इसलिए जहां पर भी आप लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखोगे उस प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग फाइल है वो index.html। अगर HTML CSS का प्रोजेक्ट ले तो index.html ही रखें। तो क्यों? ताकि जब इंजीनियर्स के सर्वर पे डिप्लॉय करें तो होम पेज पे ये जाए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपको अगला आना है youtube.com/about, तो उसके लिए आप लोगों को फाइल बनानी पड़ेगी सो। अब हम लोग यही प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। जी जी जी। वो वही मैं वही करके दिखाने लगा, इसलिए मैं कोड ओपन की वही करने लगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी फाइल बनानी है? index.html बनानी है तो बना लें, नहीं तो ये एग्जांपल ही है वो समझने के लिए कि सर्वर कैसे काम कर रहा है, राउटिंग कैसे काम कर रहा है। अच्छा, index.html फाइल हम लोगों ने बना ली ताकि हम लोग समझ सकें। अब इस कोड को हमें अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम लोग इसका लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं और ये हमारे पास आ गई index.html। अब होम पेज पर ये आ गई, लेकिन अगर मैं इसी फाइल को रीनेम कर देता हूँ home.html, फाइल वही है, होम पेज पे नहीं आ। लेकिन अगर /home.html, तो इंजीनिक्स ने क्या काम किया कि इंजीनिक्स ने एक सर्वर बना दिया कि अगर आप लोग होम पेज शो करवाना चाह रहे हो तो फाइल बनाओ HTML। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज और होम डॉट।
अच्छा, अब जब हम लोग ये पेज बनाते हैं ना, तो इसके अंदर हम लोग जैसे वो साथ लिंक कर दे। अब मैंने इंडेक्स वाले पेज में एक सीएसएस फाइल लिंक कर दी है, और होम पेज में वही फाइल मैंने लिंक नहीं की। अब अगर मैं जाता हूँ होम पेज पर, तो वो वहां पर मुझे सिंपल ही शो कर, सिंपल टेक्स्ट। लेकिन अगर मैं इंडेक्स पर वापस आता हूँ, तो उसने उसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर। अब ये क्या हो रहा है कि वो HTML के साथ जो लिंक्ड CSS है, वो भी हमें रिडायरेक्ट कर। जो फाइल हमने यहाँ पर लिख दी है ना, वो ये सारा का सारा कोड हमें रिडायरेक्ट कर। अब अगर मैंने इस कोड के अंदर यहाँ पर एक लिंक टैग लगा के CSS की फाइल को लिंक किया है, तो वो CSS का कोड भी साथ लेके। दोबारा दोबारा। मतलब मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। वो जो मर्जी लिखे। अब वो कोड का देखेगा कि क्या उस ब्राउजर के अंदर वो जो कंपाइलर इंस्टॉल है, वो उसको कंपाइल कर सकता है या नहीं। अगर कंपाइल कर देगा तो वो शो कर देगा, वरना एरर शो कर। जैसे जो HTML का कोड है वो, या वेबसाइट्स का कोड है, वो ES लिंट के थ्रू स्टैंडर्डाइज किया गया। लास्ट टाइम या उससे पिछली जो एग्जांपल थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक एरर आ रहा था, हाइड्रेशन एरर। टेबल हेड में हमने टेबल रो नहीं लगाई। वो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, तो वो आपको, जो कंपाइलर है हमारे ब्राउजर के अंदर, वो डिटेक्ट कर रहा, सॉरी जो नेक्स्ट जेएस का कंपाइलर है वो डिटेक्ट कर रहा था कि टेबल हेड के अंदर टेबल रो आना जरूरी है, इसलिए वो हाइड्रेशन का एरर दे। इसी तरह जब ब्राउजर का कंपाइलर कोई एरर डिटेक्ट करेगा, तो वो आपको एरर दे देगा। वो एरर कहाँ पर आएगा? ब्राउजर के इस कंसोल। तो मैं अक्सर, चूंकि हमने बहुत सारी एक्सटेंशन सॉल्व की हुई हैं, तो आपको बहुत सारे एरर देखने को मिलेंगे। अक्सर जब आप नेक्स्ट का सर्वर ऑन करोगे ना, और आपके ब्राउजर में ग्रामरली एक्सटेंशन, ग्रामरली जो इंग्लिश की है, AI फॉर इंग्लिश, हाँ, उससे एक्सटेंशन इंस्टॉल है, तो आपको वो एरर देगा ही देगा। अगर आप उसे अनइंस्टॉल कर दोगे, तो वो बेसिक एरर रिमूव कर देगा। नहीं, लेकिन उसके कोड, उसका भी तो कोड आ रहा है ना। अब अगर उसके कोड में कोई प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर शो कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये भी एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। हालांकि मेरे जो होम पेज है उसमें कोई, सॉरी, एक मिनट, पेज डॉट CSS कहाँ से आ रहा है?
एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट फ्रॉम द सर्वर, डेटा न्यू जी आर चेक, डेटा जी आर चेक इंस्टॉल स्टाइल ये फ्लच। लेकिन हमारे ये नहीं है, अगर हम ग्रामरली एक्सटेंशन रिमूव कर देंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नहीं यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने दिया हुआ डिफॉल्ट है, क्योंकि आपने शो क्या करना है, इंफॉर्मेशन वार्निंग एरर वर्ब। तो यहाँ से मैं एरर बंद कर देता हूँ कि अगर एरर आ रहा है तो वो शो ही ना करे कंसोल में। हाँ वो ऑन चेंज में फिर इन्फो आती है, जो ऑन चेंज वाला है वो इन्फॉर्मेशन में आता है, बाकी सब बंद कर देगा। अब ये कैसे पता चलता है, कंसोल डॉट क्लियर, क्लियर का भी एक फंक्शन है, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट वार, ये सारे फंक्शन मौजूद हैं। वो फिर एरर उसी तरह से प्रिंट करते हैं, उसी लिहाज से। तो यहाँ से अगर मैं बंद कर दूंगा तो मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला ही प्रिंट। अच्छा, इंजीनियर्स ने हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया कि जो भी हमारा HTML वाला कोड था, उस कोड में हम लोगों को ये आसानी मिल गई कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट बनाएंगे और उसे सर्वर पे डिप्लॉय कर देंगे। बाकी इंजीनियर्स का काम कि वो उसको कैसे हैंडल कर रहा है, कि कौन सी फाइल किस राउट पर सेंड करनी। हाँ उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह। लेकिन नेक्स्ट जेएस ने और बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी। वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमें आइडिया होगा। दो फोर्स भी ऐड किए हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये राउटिंग हमें पढ़नी है कि राउटिंग कैसे हो। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, फॉन्ट्स पे भी आएंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें, क्योंकि पूरा फ्रेमवर्क नहीं हम पढ़ सकते। पहले हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो नेक्स्ट ईयर पूरा ही था, फ्रंट एंड बैक एंड साथ डेटाबेस, वो एक क्वार्टर में कवर ही नहीं हो रहा। थर्ड, पाइथन फास्ट एपीआई का बैक एंड साथ उसके डेटाबेस, वो फोर्थ में। फिफ्थ में फिर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, इनके ग्रुप बन गए हैं, मेरे ख्याल 21 ग्रुप बने हैं, 10-11 ग्रुप बने हैं। नहीं वो उनकी क्लास पे, आपके भी बनेंगे जब आप वहां तक पहुंच जाए। अब उन्होंने पूरा पूरा एक प्रोजेक्ट लेके आना, बनाना है 11 बंदा, 10-10। ये इसके बाद मेरा ख्याल एक क्लास आपकी फिजिकल होगी और दो एग्जाम होगी। अच्छा, इंजीनियरिंग से हमने ये काम कर लिया कि भाई हमें HTML फाइल सेंड करनी शुरू कर। तो अब जहां पर भी हमें सिंपल HTML फाइल रिटर्न करवानी है, तो वहां तक तो हम लोग इंजीनियर का काम कर, HTML फाइल हम लोगों ने बना के अपलोड कर दी और उसने सेंड कर। आहिस्ता आहिस्ता जब रिएक्ट आया, रिएक्ट में भी हम लोगों ने बिल्ड बनाना शुरू किया। npm रन बिल्ड, जैसे npm रन डेव करते हैं ना, इसी तरह बिल्ड करेंगे तो वो हमें HTML CSS बना देगा उस पूरे प्रोजेक्ट, नेक्स्ट जेएस का कोड यूज कर। चूंकि हम लोगों ने ये पढ़ा ना कि ब्राउजर को हमारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही समझ आ रही, टाइपस्क्रिप्ट भी समझ नहीं आ रही, रिएक्ट भी समझ में नहीं आ रही, एंगुलर भी नहीं समझ आ रहा, और व्यू या नेक्स्ट कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, चूंकि अब उसको नहीं, अब चूंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको HTML CSS समझ आ रही, तो हमें उसका कोड का HTML CSS बनाना पड़ेगा। वो CSS बनाने के लिए नेक्स्ट.js ने अपने कंपाइलर की कमांड दी कि अगर आप कंपाइलर का वो पोर्शन चलाना चाह रहे हो जो HTML CSS बना के देगा, वो खुद ब खुद चल रहा है, लेकिन वो खुद ब खुद सिर्फ ब्राउजर के लिए चल रहा है। अब कहीं पर भी वो हमारे पास सेव नहीं हो रहा, एक्सट्रैक्ट करके खुद से सर्वर पे डिप्लॉय करनी है या अपनी मशीन को सर्वर बनाना है, तो उसके लिए फिर आप बिल्ड बनाओगे और वो बिल्ड यूज करो।
npm run build। जो हम लोग अपने टर्मिनल पे यूज करेंगे सर्वर स्टार्ट करने के लिए या चीजें। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कि ये कैसे काम हो रहा है, सर्वर क्या था, क्लाइंट क्या था, और बेसिक एचटीएमएल हमने कैसे सेंड किया।